ओम नमस्ते। सभी उत्तराखंड वासियों को इगास बुगास की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर परिवार सुख संपन्न, सुख समृद्धि आपके घर परिवार में रहे। ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी कामना के साथ ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही कुछ भाई बहनों ने मेरे से प्रश्न किया था कि भाई हमारे यहाँ तो इगास बहुत अच्छे से मनाते हैं, भेलू खेलते हैं और दिए जलाते हैं, पटाखे पटाखे तो होते ही साथ में। तो भाई लेकिन ये बनाते क्यों हैं, क्यों हम इसको मनाते हैं? क्योंकि भाई पूरे भारत में तो दिवाली ख़त्म हो चुकी और हमारे यहाँ अब एक और बना लेते हैं। ये दिवाली के 11वें दिन मना लेते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण भाई मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत लंबा नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा आप सुनिए। मतलब जब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इतिहास, गढ़वाल का इतिहास है क्या। गढ़वाल पहले नाम नहीं था, ठीक है। गढ़वाल जब आदि सृष्टि होती है, ठीक है, और आदि सृष्टि मतलब जब निर्माण, जब प्रलय होती है, प्रलय के बाद फिर से सृष्टि बनती है। तो सृष्टि बनते हुए बहुत सारे मानव एक साथ उत्पन्न होते हैं धरती पर। और वो मानव जो शुरुआत में जो उत्पन्न होते हैं वो तिब्बत क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, हिमालय क्षेत्रों पे उत्पन्न होते हैं। तो हमारा जो क्षेत्र था उत्तराखंड का, वो हिमालय क्षेत्रीय है। और हिमालय क्षेत्र में सबसे पहले जो है अमेथुनी सृष्टि का निर्माण हुआ भाई। तो अमेथुन सृष्टि के जो सबसे पहले राजा थे, वो अमेथुन सृष्टि के बाद जो सबसे पहले तिब्बत और उत्तराखंड के जो राजा थे, तो उत्तराखंड पहले जो थे आर्यव्रत था। आर्यव्रत के बाद उसके नाम धीरे धीरे, जब जब सत्ताएं बढ़ती रही, धीरे धीरे छोटा छोटा भूखंड होता रहा, तो अलग अलग इसके नाम पड़ते रहे। तो आर्यव्रत में ही इसको देवखंड कहा गया। देवखंड अर्थात जो सबसे पहले हमारे यहाँ के राजा हुए थे वो देवराज इंद्र हुए थे। तो उस समय सब अच्छे मनुष्य थे, सारे उच्च कोटि के आत्माएं थी और वेदों का अध्ययन करते थे, वेद मार्ग पर चलने वाले थे। तो इसलिए वो देव थे, वो दुनिया को, समाज को कुछ दे के गए थे। तो इसलिए वो देव नाम उनका कहा गया था। तो देवराज इंद्र थे एक। तो देवराज इंद्र की हम लोग प्रजा हैं, उन्हीं की हम संतानें हैं। तो सबसे पहले हम देवखंड था, उसके बाद केदार खंड आया। फिर केदार खंड पौराणिक काल में लोगों ने उसको केदार खंड घोषित कर दिया। महाभारत काल में उसको केदार खंड कहा गया। उसके बाद जब 1515 में ये 52 गढ़ों में बट गया था। क्योंकि 1515 तक क्या हुआ था कि जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, वो उनको मोहम्मद गौरी ने धोखे से, आपको पता है किस तरह से मारा था और उनके बलिदान उन्होंने दिया था। तो उनकी जो प्रजाएं थी चौहान, वो लोग भी यहाँ पे बसे थे। और पहले से ही आपको पता होगी, जो जनंजय ने महाभारत काल में जनंजय ने हम जो युद्ध लड़ा था कालकूट का युद्ध आपको पता होगा। कालकूट का युद्ध हुआ था जो देहरादून है आज। तो देहरादून में विजय प्राप्त की थी और वो फिर पंचाल राज्य में उसको मिलाया था। तो ये हमारा इतिहास बहुत पहले से योद्धाओं का इतिहास है। वीर भड़ों को देश, 52 गढ़ों को देश। तो उसके बाद 52 गढ़ों में अलग अलग, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और कोई पहले से ही यहाँ पे थे जो देवराज इंद्र से के साथ के थे। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग गढ़ थे, अलग अलग बोली भाषाएं थी, लेकिन थे गढ़ अलग। गढ़वाल अर्थात गढ़ का अर्थ होता है किले, और वाल मतलब प्रत्यय है संस्कृत में। तो ये मतलब उसके साथ एक संबोधन है। तो गढ़ों का जो मतलब किलों में रहने वाले हो सकते हैं या किलों की रक्षा करने वाले हो सकते हैं। तो इस तरह से जो 52 थे, 52 गढ़ थे। तो जो 52 गढ़ों के उस समय, सिर्फ 52 गढ़ों में फिर अलग अलग बोली भाषाएं और अलग अलग, आपको पता है कि काफ़ी बीच में मनमुटाव भी रहते थे। तो उनको सबको समाप्त किया था एक राजा हुए थे अजयपाल। तो महाराजा अजयपाल ने इन 52 गढ़ों को एक छत्र छाया में लेके आ गए थे। और उस छत्र छाया का नाम इन्होंने गढ़वाल दिया था। मतलब गढ़ों का एक पूरा साम्राज्य उनको कर दिया था, तो इसका नाम था गढ़वाल, ठीक है। तो अजयपाल की के ही आगे चल के, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पूरा भारतवर्ष एक साथ इकट्ठा कर दिया था, वैसे ही इन्होंने अपना पूरा ये गढ़वाल पूरा इकट्ठा कर दिया था। बहुत बड़ी बड़ी सीमाएं थी, हिमाचल तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी, तिब्बत तक, और सारे के सारे। भले तिब्बत अलग था और ये अलग अलग हो चुके थे। तो तिब्बत के साथ बहुत युद्ध चलता रहता था गढ़वाल राजाओं का। तो इन्हीं गढ़वाल राजाओं में ही जो एक राजा हुए महिपात। तो महिपात राजा के पास एक उनके सेना में थे, उनका नाम था सोनवाण कालू भंडारी। तो सोनवाल कालू भंडारी जो थे वो मलित्था के थे। और जो महिपात था, उनकी राजधानी श्रीनगर थी, आज भी जो श्रीनगर है। तो माधव सिंह भंडारी जो है वो सोनवाण जी के यहाँ पे घर पे पैदा हुए थे। और वो बचपन से ही काफ़ी युद्ध कौशल थे, क्योंकि उनके पिताजी भी सेना में ही थे मतलब। तो वो पहले से ही बहुत, उनका दिमाग भी बहुत अच्छा था, इंजीनियरिंग दिमाग था उनके पास। तो
उस दिमाग के साथ वो आगे बढ़े और उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया महिपाद की सेना का, और बाहुन गढ़ों के जो नेतृत्व वही करते थे। और उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे युद्ध लड़ते लड़ते उनका एक युद्ध हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था 1500 कोई 85 बताता है, कोई 1595 बताता है, अलग अलग मत हैं इतिहासकारों के। तो वो मलिथा में ही हुआ था उनका जन्म। और मतलब उन्होंने 1621 के लगभग पे उनका एक युद्ध हुआ था, द्वापा हाट का युद्ध। तो द्वापा घाट जो है वो तिब्बत में है। तो तिब्बत में द्वापा घाट का एक युद्ध हुआ था। और मतलब गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे उनके राजाओं ने वहाँ पे हमला किया था, और उनका नेतृत्व जो थे वो कर रहे थे हमारे माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी को जिस जी ने वहाँ पे युद्ध करके उस सेना को हरा दिया था, तिब्बत को उस समय उन्होंने हरा दिया था। और हम, क्योंकि हम लोगों का पूरे स्वामी थे उस समय पे, वो पूरे गढ़वाल का नेतृत्व वो करते थे। तो जैसे श्री रामचंद्र जी को सारा भारतवर्ष मानता है, वैसे ही जो 52 गढ़ थे उनके समय पे माधो सिंह भंडारी को सब लोग मानते थे, उनकी सब मतलब एक तरह से आराधना करते थे, उनको सब अपना इष्ट मानते थे, बहुत उनके प्रति श्रद्धा थी। तो इगास का अर्थ होता है एक आस लगी हुई है, एक आस लगी हुई थी जिनके लिए कि वो आएंगे घर, क्योंकि उस समय कोई ऐसे यंत्र नहीं थे, कोई कम्युनिकेशन के सिस्टम नहीं थे कि एकदम इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो वो जो युद्ध हुआ था उस दिन उन्होंने दीपावली के दिन वो युद्ध जीता था, और लेकिन इन्फॉर्मेशन एकदम नहीं आई थी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन आई कि हाँ वो युद्ध जीत गए, और वो 11वें दिन वो युद्ध जीत के वो अपने घर पहुँचे, श्रीनगर गढ़वाल वापस पहुँचे। और उनके उपलक्ष्य में, उनके उत्साह, उनको जो ईगास है, एक्चुअली में ईगास मतलब एक आस जो लगी थी, एक आस जो थी वो पूरी हो गई, कि वो जो हमारी आशा थी कि टिकटकी लगी हुई थी कि कब हमारे सम्राट वापस आएंगे। तो हमारे सम्राट उस दिन वापस आए और विजय प्राप्त करके आए। तो उसलिए उसको एक बग्वाल के नाम से, ईगास बग्वाल के नाम से वो प्रचलित हुआ, और बहुत अच्छे से उसको मनाया जाता है। तो ये कहानी थी। वो एक बहुत कुशल योद्धा थे, बहुत नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी थी, और साथ ही उनके अंदर एक सिविल इंजीनियर वो बहुत अच्छे थे। क्योंकि जैसे आपने दशरथ मांझी जी का नाम सुना होगा, उन्होंने एक पूरा पहाड़ काट के सड़क बना दी थी। ऐसे ही जो हमारे माधो सिंह भंडारी है वो इतिहास के पन्नों में कहाँ कहीं गुम हो गए, लेकिन उन्होंने भी एक ऐसी इंजीनियरिंग का एक नमूना प्रदर्शित करा जहाँ पे एक पूरे पहाड़ को काट कर, आर पार उस पहाड़ को काट करके नदी की दूसरी तरफ का पानी नदी किस तरफ मतलब पहाड़ की इस तरफ लेके आए हो, और वो पूरा का पूरा एक सुरंग आज भी है। और वो बहुत, उसके ऊपर बड़ी बड़ी कहानियाँ बनती हैं। लेकिन इतिहास तक ये है कि वो इंजीनियरिंग के बहुत बड़े मास्टरमाइंड थे। कुछ लोगों ने बाद में उनके साथ कुछ कुछ गलत गलत कहानियाँ भी उनके साथ प्रचलित कर दी कि इन्होंने अपने बेटे की बलि दी। ये सब पाखंड भर दिया, क्योंकि अगर पाखंड नहीं होगा तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं आता किसी स्टोरी में। तो पाखंड भर दिया, और जो उनके नेतृत्व था, जो उनकी क्षमता थी, इंजीनियरिंग माइंड था, उसको कहीं ना कहीं धूल मिट्टी में मिला दिया। ये तो सब दैविक शक्तियाँ, इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। लेकिन उनकी अपनी शक्तियाँ थी, उन्होंने अपने माध्यम से अपनी इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा नमूना दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। आते भी बहुत सारे भूगोल शास्त्री वहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक बड़ा इंजीनियरिंग का ये डिज़ाइन तैयार किया है। आज भी बहुत फेमस है। आप लोग आ सकते हो, अगर आप उत्तराखंड के बाहर के हो तो कभी आइए मलेथा में, और माधो सिंह भंडारी की बनाई हुई वो कूल नहर उसको देख सकते हो। तो आज भी आप लोगों से बस यही आशा है, सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी अपने बच्चों को अपना इतिहास बताइए, और अपने ऋषि मुनियों की तपोभूमि, जो देवभूमि नाम इसी का इसीलिए तपोभूमि रही है हमेशा से, ऋषि मुनि रहे। मैं भारद्वाज ऋषि की संतान हूँ, मेरा गोत्र भारद्वाज है। ऐसे ही आप अपने बच्चों को बताइए कि आप किस ऋषि की संतान हो, और ऋषियों के कर्म कैसे थे वो आप उनको बताइए। और अपने राष्ट्र के लिए जो भी लोग आज युवा हैं, और जो भी दंपत्ति हैं जो संतान उत्पन्न कर रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर बिना निवेदन है कि उनको भी आप अच्छी शिक्षा दीजिए, और अच्छी शिक्षा के साथ साथ उन्हें राष्ट्र के प्रति माधो सिंह भंडारी से उनको प्रेरणा दीजिए कि माधो सिंह भंडारी 50 साल की उम्र में ही देश राष्ट्र के लिए बलिदानी हो गए, और कितने सारे काम उन्होंने किए। तो उनसे, उनके आचरण से, उनसे प्रेरणा लेकर आपने अपने बच्चों को भी माधो सिंह भंडारी जैसा बनाइए। इसी अंतिम पंक्तियों के साथ आपको फिर से सादर नमस्ते।